बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन जनरल प्रैक्टिस या इन फैमिली मेडिसिन। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हेडेक आती है, जिसका हम पहला लेक्चर कर चुके हैं। आज दूसरा लेक्चर है और आज हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, सर दर्द की वजूहात। तो अब नेक्स्ट इसका रीज़न है हेड इंजरी। अब ये आपने अगर पिक्चर देखेंगे इसमें तो सर आगे की तरफ टकराया हुआ है और फ्रंटल रीजन में उसको इन्फ्लेमेशन हुई है और ब्लीडिंग हुई है, या टेम्पोरल रीजन हो या ऑक्सीपिटल रीजन हो, व्हाटएवर जो भी है। फ्रैक्चर होने के बाद, हेड इंजरी होने के बाद, फ्रैक्चर नहीं भी हुआ है तो अंदर ब्रेन सब्सटेंस की इंजरी होने के बाद पेशेंट को सर में दर्द होता है। अब वो चूँकि हिस्ट्री से आपको पता चल जाता है कि पेशेंट को एक इंजरी हुई है, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हो या किसी और चीज़ की हो, तो आप उसमें ये सीटी स्कैन के लिए पेशेंट को रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा ये एक नेक्स्ट कॉल फ्रैक्चर ऑफ द स्कल है, वो आपका एक्सरे में भी नज़र आ जाता है और सीटी स्कैन में भी नज़र आता है। फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, अब इसमें दो फ्रैक्चर दिखाए हुए हैं आपको। ये एक है ये वर्टेक्स टेम्पोरल नीचे है और ये सारे टेम्पोरल बोन है जो दूसरी तस्वीर है। लेकिन कभी कभी बेस ऑफ द स्कल जहाँ से आपकी नर्व पियर्स कर रही हैं या आपका जो फोरामेन मैग्नम उसके आसपास का एरिया है, उस पर इंजरी जब होती है, जब कोई चीज़ ऊपर से आगे गिर रही है। तो इसकी चूँकि हिस्ट्री बहुत क्लियर होती है, यकीनन सर में दर्द होगा और इसको जीपी या फैमिली मेडिसिन का डॉक्टर वो ट्रीटमेंट नहीं करता, बल्कि वो इसको न्यूरो सर्जरी में रेफर करता है। कार्डियोवास्कुलर कॉजेज ऑफ हेडेक। सर मैं 10 मिनट में आती हूँ, बच्चों की वैक्सीन करवा। वो आप देख सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर कॉजेज हेडेक के क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें सर में दर्द होता है। आप बताएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से सर में कहाँ दर्द होता है, कौन से एरिया में दर्द होता है? ऑक्सीपिटल रीजन में। ये भी अच्छी तरह डिस्कस किया था, ठीक है। ऑटो इम्यून काजेज ऑफ द हेडेक, इसको हम आगे मज़ीद तफसील में भी पढ़ेंगे। वेस्कुलाइटिस है और टेम्पोरल आर्थराइटिस है, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब चूँकि टेम्पोरल आर्थराइटिस ये है ही सर के रीजन में, हेड के रीजन में, तो इन्फ्लेमेशन होगी, यकीनन इसमें आपको पेन फील होगा। ऑटो इम्यून काजेज, इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको साथ में कुछ और भी साइंस नज़र आएंगे, कुछ और भी सिम्टम नज़र आएंगे। अब जैसे रेशेस कैन लुक लाइक स्केली रेड पैचेस। अब इस खातून को आप देख सकते हैं कि इनके चीक्स के ऊपर रेड पैचेस पड़े हैं, पर्पलिश बम्प्स और मोर। तो ये आपको चेहरे पर फीचर नज़र आता है। फिर इसके साथ साथ कि बॉडी के दूसरे एरियाज़ में भी इसी तरह के कंप्लेन, साइंस, सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। किसी और जगह की आर्टरीज भी इन्फ्लेम हो सकती हैं, अपर लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, जॉइंट जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। ये हेडेक बताया, 2-3 चीज़ें मालूम की तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ऑटो इम्यून कॉज है। तो उसको भी पहले तो आप खुद ही ट्रीट करेंगे। जब हम रेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे क्या होना चाहिए। बाद में सीरियस हो जाता है तो फिर वो रेमेटोलॉजिस्ट के पास भेजना होता है, लेकिन चुनकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हम उस वक्त देखेंगे। गायनेकोलॉजिकल कॉजेज,
headaches, especially migraine headache, have been linked to the female hormone estrogen. Estrogen controls chemicals in the brain that affect the sensation of pain. A drop in estrogen level can trigger a headache. तो ये केसेस तो आपके पास कॉमन जो भी कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है ये आ रहे होते हैं. अब ये ट्रीटमेंट ऑफ द हेडेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसकी अहमियत होती है थोड़ी सी. अवॉइड ट्रिगर्स दैट गिव यू हेडेक लाइक सर्टेन फूड्स. ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स. स्टे हाइड्रेटेड. टेक अ कोल्ड शावर और पुट अ कोल्ड क्लॉथ ऑन योर फोरहेड. तो इसका कोई और कॉज नहीं है, हार्मोनल है, रिलैक्स करता है मसल्स को, ब्लड फ्लो को कम करता है कोल्डनेस, तो उससे ठीक हो जाता है. प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज मेडिटेशन, योगा, हेड मसाज. अब इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है हेड मसाज, कि ये तकरीबन अब से सैकड़ों हज़ारों साल से चला आ रहा है सिलसिला. क्या आप सर में दर्द का मसाज कीजिए. गेट थ्रू रेस्ट. ईट रेगुलरली. अवॉइड नॉइजी एनवायरनमेंट. अनवेंटिलेटेड स्टफी रूम्स. कंजेस्टेड जगह होती है उन फीमेल को आमतौर पर ये तकलीफ बढ़ती रहती है. ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन टू एकिंग एरिया. कभी कभी कोल्डनेस की बजाय हीटिंग भी आपको फ़ायदा देती है. मेंटेन करेक्ट वर्क पोस्चर. और ड्रग्स कॉजिंग हेडेक्स. आपको कोई पैथोलॉजी नज़र नहीं आती, कोई प्राइमरी कॉज भी नज़र नहीं आता, तो हम उससे ड्रग हिस्ट्री भी लेते हैं कि ओमिप्राजोल हमारे यहाँ टॉफ़ी चॉकलेट की तरह कॉमन खाए जाते हैं और डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर ये आजकल हमारे मुल्क में ओवर द काउंटर सेल मेडिसन है. जिसको भी दर्द है, मैदे में दर्द है, वो खुद ब खुद राइजिंग शुरू कर देते हैं. कॉमन पता होगा आपको. अब बाज़ लोगों की हिस्ट्री लिए मैंने तो पता चलता है कि वो 5-5, 6-6 साल से ओमिप्राजोल ले रहा है. तो जो आदमी एक वर्षे से ले रहा होता है, ओवरडोज करता है, हेडेक करेगा. मैं आमतौर पर ओमिप्राजोल को रोक देता हूँ. भाई 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट है, आप कीजिए. उसके बाद नहीं होता है तो फिर आपको दूसरा कोर्स ढूंढिए, कोई और दवा कीजिए, स्विच ओवर कीजिए. लेकिन ओमिप्राजोल इतने लंबे अरसे तक नहीं दी जाती. व्याग्रा, जब से ये मेडिसन आई है इसमें आई सिम्टम भी आते हैं, बॉडी के दूसरे सिम्टम भी होते हैं, लेकिन साथ में हेडेक भी होता है. मोनिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की मेडिसन है. फेविला आप लोग यूज़ करते रहते हैं. इसमो और प्रीमेरिल, ये और भी दवाइयाँ आप सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कई चीज़ें होती हैं. प्राइमरी हेडेक्स अब ये बताया था कि 3 किस्म के हैं और इनमें कोई पैथोलॉजी नहीं है. पैथोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी ये इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं, इतने सीवियर होते हैं कि मरीज़ कुछ काम नहीं कर सकता. लेटा हुआ है, शोर नहीं पसंद, रोशनी नहीं पसंद, और वो बाज़ों का आँखें भी नहीं खोल पाता, इतना शदीद दर्द होता है. इन तीनों में होता है, लेकिन इसको हम डिफ्रेंशिएट आगे चल के करेंगे. अब अप्रोच टू डायग्नोसिस ऑफ द हेडेक. आपके पास पेशेंट जब बताएगा कि मुझे सर में दर्द है, तो अब आप उसको हिस्ट्री क्या लेंगे. अब डिटेल्स ऑफ द हेडेक, इसमें आप 4-5 सवाल पूछेंगे तो आपके सारे सिस्टम कवर हो जाएंगे. वो पूछने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते. वहाँ के लिए ना है. क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस. आस्क अबाउट द डेंजर साइंस. पेशेंट आइडियाज़ एंड कंसर्न्स. फिजिकल एग्जामिनेशन. अगर कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में नज़र आ जाएगी. नो फाइंडिंग इन मिग्रेन एंड ड्रग इंड्यूस. ड्रग इंड्यूस है तो वो तो किसी और बीमारी के लिए दवा ले रहा है, तो आपको उसमें फाइंडिंग होगी, लेकिन उनकी हिस्ट्री से ही पता होगा. मिग्रेन में तो सारी चीज़ें ठीक होती है, बस सर दर्द हो रहा होता है. फाइंडिंग्स इन साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस.
ये आपको नजर भी आ जाएंगी, पेशेंट कंप्लेन भी करेगा और आप जब उसको एग्जामिन करेंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा। हाइपरटेंशन, क्लस्टर ड्यूरिंग अटैक और फिर इन्वेस्टिगेशन, ये 3 चीज़ें आमतौर पर हेडेक के लिए एक जनरल अप्रोच के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मज़ीद डिटेल्स में आप सिर्फ उस पेन की हिस्ट्री लेते हैं जो तकरीबन 30 से करता है। ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी, लोकेशन, प्रिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स, एग्रावेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स, इन सबको हम अलग-अलग भी देते हैं। अब अगले तीसरे क्वेश्चन आपके होंगे डीडी के लिए। सबसे पहले तो आपको आँखें नज़र आ रही है, अगर आँख में कोई विजुअल पैथोलॉजी तो आपको बगैर पूछे हुए देखने से नजर आती है। आई सिम्टम्स, रिलेशन टू लाइट एंड डार्कनेस, ये आपको मालूम करना है। ईएनटी सिम्टम, रिलेशन टू पोस्चर। अब ईएनटी की सिम्टम है जब आदमी झुकता है तो उसका दर्द बढ़ जाता है, सजदे में जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो झुकता नहीं होगा। रिलेशन टू नॉइज एंड क्वाइटनेस, आमतौर पर क्लस्टर हेडेक में होता है, मिग्रेन में होता है। बाज़ औक़ात क्लस्टर हेडेक की शिद्दत मिग्रेन से कई गुना ज़्यादा होती है। मिग्रेन में तो फिर दूसरे सिम्टम भी आ जाते हैं, यूनिलेटरल होगा, फिर ये वोमिटिंग की भी हिस्ट्री देगा, नोज़े की हिस्ट्री देगा। क्लस्टर हेडेक में ऐसा नहीं है। क्लस्टर हेडेक में एपिसोड ऐसा आएगा एकदम तेज़ी से शदीद दर्द हो गया और वो इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो किसी भी चीज़ से रुकना नहीं और फिर वो ख़त्म हो गया। उसका एपिसोड थोड़ी देर बाद दोबारा आ सकता है, फिर आ सकता है। मिग्रेन में ये है कि दर्द सस्टेन करेगा, दर्द हुआ, शिद्दत है, उल्टियाँ भी आई हैं, लेकिन वो 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे तक वो सस्टेन रहेगा। सुबह आपने सहरी की, ठंडी चीज़ें खा ली, फूड ऐसे ले लिए, दर्द हो गया, अब आपको वो सारा दिन दर्द रहेगा। अब आप अफ्तारी करेंगे, दवा लेंगे तो वो 10-12 घंटे तक सस्टेन करेगा। क्लस्टर हेडेक वो ज़्यादा हुआ, कम हुआ और वो अटैक बाजू का दिन में कई मरतबा में आता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में आई हो गया, एजिटेशन हो गई, हेमीप्लेसिस हो गई, हेमीप्लेजिया हो गया, सलर्ड स्पीच हो गई, तो वो बहुत सी चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। फैमिली हिस्ट्री, कभी कभी जो है क्लस्टर हेडेक या मिग्रेन हेडेक ये फैमिली में चल रहा होता है। फीवर एंड वेट लॉस, जब फीवर और वेट लॉस आ रहा है फिर आपका सस्पेक्शन कहाँ जाता है? इन्फेक्शन, कैंसर की तरफ जाता है। ट्रॉमा, हेड इंजरी, हिस्ट्री आते ही रहेगा कि चोट लगी। रिलेशन टू स्ट्रेस, एक पेशेंट आए मेरे पास, एज होगी कोई 25 और 30 के तक, शॉर्ट लेकर आया, कहता है कि इसने कोई टेंशन नहीं लिया है और इसको बहुत शदीद दर्द है। और मैंने उसको मेडिसिन लिखी, मैंने कहीं जाके अभी भी लिया, चला गया लेने। बीवी बताती है कि मुझे इसने एक लकड़ी के मोटे डंडे से पिटाई की है और सर में बहुत चोटें मारी। अब वहाँ पर आपको फॉल्स परसेप्शन आ जाती है, अक्सर आ जाती है। अब उसका देखा तो सर सूजा हुआ है, इन्फ्लेम भी हुआ है, शोर के सामने वो नहीं बोल सकती, लेकिन हिस्ट्री है, चोट लगी है। एक और इसी तरह का पेशेंट आया, कहता है डॉक्टर साहब घर चल के पेशेंट देख लें, सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे रही। तो मैंने कहा भाई मैं घर जाकर नहीं देखूँगा, आप ले आइए। वो लेकर आया, एग्जामिनेशन टेबल लिटाया तो सर में जगह जगह इंजरी के निशान थे। उसको थोड़ा सा मैंने और देखा, पूरी बॉडी पर उसके इंजरी के निशान थे, इन्फ्लेम हुई हुई थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस, पल्स उसके बिल्कुल डिम, प्यूपल्स कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई इसको आप इमरजेंसी में
हॉस्पिटल ले जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। वो ले गया, वो औरत रास्ते में ही मर गई। तो वो उसने तशद्दुद इतना किया उसको, एक ही दिन में चंद घंटों में मार दिया उसको। रिलेशन टू स्ट्रेस। अब जब कोई भी स्ट्रेस आती है तो ये जो हेडेक है ये या तो CBT से जाएगा, या आप उसको कोई भी ट्रैंक्विलाइजर दे दें, उससे चला जाएगा। सर दर्द की दवा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आप पता चल गई हिस्ट्री कि उसने ऐसी खबर सुनी है, उसके बाद से सर में दर्द आ रही है, आपने उसको हिप्नोटिक दे दिया, सो गई, उठेगी सो के तो वो दर्द उसका जा चुका है। तो स्ट्रेस के साथ रिलेशन वाले पेशेंट किया जाता है, बाज़ वक़्त आपको दवा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम इसमें देखेंगे रोज अगर एक ही टाइप का दर्द हो, सिवियर और अचानक से हो विदाउट एनी रीजन, सर उसको हम कैसे डायग्नोज करें? बेटे अचानक सीवियर हो गया और एक ही टाइप का हो और एक ही टाइम पे हो। और एक ही टाइम में हो, मतलब एक ही टाइम से मतलब है जैसे रोज़ाना सुबह होता है हाँ, या रोजाना रात को होता है या रोज़ाना रात को होता है। और अचानक विदाउट एनी रीजन, तो सर उसको हम ये क्या diagnose आमतौर पर होता है माइग्रेन अटैक। ठीक बैठी हुई है, अचानक दर्द शुरू हो गया, एक ही वक्त पर होता है, कोई और सिम्टम नहीं आ रहे पैथोलॉजिकल, IENT ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक है, बॉडी के और पार्ट्स आपने देखे, जॉइंट, स्किन सब ठीक है, लेकिन सिर्फ दर्द होता है और अचानक ही होता है। अब उसका ट्रीटमेंट ये हम अभी जो लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उसमें मैं आपको दवाएँ बताऊँगी क्या क्या लेनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादातर मिलने होता है, सस्टेन रहता है। कोई कहेगी कि भाई मुझे 5 साल से हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं मिग्रेन में, ये जैसे पढ़े हैं कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं और पेशेंट को समटाइम ये फीलिंग आती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है सर उसको पता ही नहीं चलता कि वो बता ही नहीं पाता है ना, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाता है कि फीलिंग कैसे आ रही है। देखें और है, और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट फील करे, फील करे, यही ट्रिगरिंग बाज़ वक़्त नहीं होता, क्लस्टर हेडेक भी हो सकता है वो, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो मिग्रेन का हेडेक होगा, कि अचानक होता है, शदीद हो जाता है, एक ही टाइम पर होता है वो, तो वो मिग्रेन का। अब उसको मैनेज कैसे करते हैं वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। फिजिकल एग्जामिनेशन हमारे आमतौर पर सिम्टम देख के दवा दी जाती है या बैठे हुए जो चीज़ें आपने एग्जामिन कर ली सामने, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन फैमिली मेडिसिन का जो डॉक्टर है वो उसके पास टाइम कम होता है, उसको थोड़ी सी देर में स्क्रीनिंग करनी होती है। तो उस स्क्रीनिंग में आपको एकदम से क्या देखना है, आपने 2-4 सवाल पूछे, हिस्ट्री देनी, पता चल गया। एक कसौटी खेल होता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, उसमें कोई भी शख्सियत को या इमारत या किताब को सोच लिया जाता है, आप क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन में जवाब देना होता है, तो बाज़ वक़्त आपकी क्वेश्चनिंग ऐसी होती है कि 3 या 4 सवाल में आपको पता चल जाता है क्या है। तो ऐसे जब आपने हिस्ट्री लेना शुरू की और आपको अंदाज़ा हुआ तो आप आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं से आपको पता चल जाता है। तो गुड हिस्ट्री इज़ द की टू डायग्नोसिस। आप हिस्ट्री नहीं लेते, मरीज़ ने कहा सर में दर्द है, आपने पैराडोल लिख के भेज दिया, वो कभी भी ठीक नहीं होता। जितना आप कम जानते हैं, क्वेक्स वो तो नहीं पढ़े लिखे होते, वो तो बस ये देखते हैं सर में दर्द है, नवल्जी नेविल मिला के लगा दें आप IV, या ये कि डिस्ट्रिक्ट दे दें 2 गोली एक साथ या 2 पैराडोल दे दें, सबको वही देता रहता है, ना उसको हिस्ट्री का पता होता है। इसी तरह हमारे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने न्यूरोलॉजी के लिए ठीक से नहीं देखा है, तो वो भी आमतौर पर सबको यही ट्रीटमेंट देना होता है, पैकेटियोफेनिक दे दिया, पैरास्टामोल दे दिया, ओरोफिन दे दिया, लेकिन ये आपकी
सही ट्रीटमेंट नहीं है। जितना आप ज़्यादा जानते हैं, किसी ने PhD किया होगा इसमें, वो और भी ज़्यादा जानता होगा, तो वो फिर उतना ही ज़्यादा परेशान होता है दवा देते हैं कि ये क्यों है भाई, अंदर वो DD क्या है इसकी, फिर वो कंफर्म करेगा फिर दवा देगा। लेकिन फैमिली मेडिसिन वाला ये सारे सिस्टम को 1 मिनट में कंफर्मेशन कर सकता है। तो एग्जामिनेशन करने से पहले हिस्ट्री बेटर है। फिर एग्जामिनेशन इज यूजुअली नॉर्मल इन पेशेंट विद प्राइमरी हेडेक। इसमें आप देखेंगे तो आपको कोई सिम्टम नहीं आता, मिग्रेन, टेंशन हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। अच्छा, टेंशन हेडेक जो है ना, उसमें फिर भी हिस्ट्री आएगी भाई किस चीज़ का टेंशन, लेकिन मिग्रेन में और क्लस्टर हेडेक में हिस्ट्री नहीं है, बस दर्द हो गया बैठे बैठे और शदीद हो गया और इतना हो गया कि उठ भी नहीं पाना, और फिर रोज़ाना होता है, एक ही टाइम पर होता है। ब्लड प्रेशर चेक किया आपने, पैल्पेट साइनसेस, ये आप देखें तो बाज़ बार टेंडर भी होता है टच करने पर। प्यूपिल साइज एंड रिएक्शन, इंट्राओक्यूलर मूवमेंट, क्रेडिन ब्लड 2, 3 एंड 6। तो ये जब आप देख रहे हैं प्यूपिल का साइज और रिएक्शन और उसकी सारी मूवमेंट करा के देख रहे हैं, तो उससे आपको अगर कोई डिफेक्ट होगा तो पता चल जाएगा। नेक स्टिफनेस एंड कटिंग साइन। अच्छा, ये पेशेंट थोड़ा सा सीरियस होता है, तो ये बहुत कम ऐसा होगा कि वो आपके पास क्लिनिक में आके बैठ गया और तो मुझे आप देखें सर में दर्द हो रहा है। नेक स्टिफनेस होगी, आपको हो सकता है कि उसको या तो होम विजिट करनी हो या आपके पास अस्पताल में आया, बिठा दिया उसको और आपने देखा, तो चूँकि सीरियस है थोड़ा सा, कटिंग साइन देखा, पॉजिटिव आ गया, तो मेडिकेटिव सुनी हुई है, आप उसको रेफर कर देंगे। फिर गेट एंड बैलेंस। अब जहाँ गेट और बैलेंस भी आ रहा है, डिफेक्टेड है, तो यकीनन सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कोई हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है। एक पैथोलॉजी है, सर में दर्द तो है लेकिन चाल ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, सेरिब्रम का कोई मसला हो सकता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कोई मसला हो सकता है। ये तो अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसी है कि मरीज़ को चलते हुए आते हुए आप देख लेते हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल के रूम्स हैं, इसमें मरीज़ आ रहा है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो सकता है। पावर एंड सेंसेशन सिंगल, इसमें भी अगर कमी आ रही है या सेंसेशन अल्टर हो रही है, हवा लगने से ही दर्द हो रहा है स्किन के ऊपर, आपने कॉटन को भी टच किया तो तकलीफ हो रही है उसमें, या सेंसेशन ही नहीं आ रही है, आपने पूरी फिल्म भी छुपा दी, सेंसेशन नहीं आ रही है, पावर भी लॉस हो रही है, यकीनन उसको पैथोलॉजी हो रही है। टर्निंग साइड में दोनों चीज़ों को अलग अलग देखते हैं। ये जो आपकी थाई है, बॉडी से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, और आप इसमें फिर लोअर लेग को ऊपर लेके जाएंगे, मरीज को दर्द होगा। अब इससे होता क्या है कि आपके जो पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं वो खींचते हैं, वो स्पाइन को खींचते हैं, स्पाइन से जुड़े हुए होते हैं। स्पाइन खींचती है तो अंदर है आपका स्पाइनल कॉर्ड और उसके ऊपर कवरिंग है, वो भी खींचती है, तो फ़ौरन से मरीज़ को दर्द होता है। दूसरा ये मरीज़ सीधा लेटा हुआ है, टांगे भी सीधी हैं, आपने उसको नेक से पकड़ के सर ऊपर किया, अब वो जैसे सर ऊपर करेंगे तो टांगे खुद ब खुद आपकी फ्लैक्स होंगी, तो ये टर्निंग साइन पॉजिटिव है। अब उसमें फिर DD करेंगे कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है, इसको क्यों हुआ है, तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, अब पहली इन्वेस्टिगेशन आ गई न्यूरो इमेजिंग। एक फैमिली फिजिशियन को डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या ये मेरा केस है या मुझे इसको रेफ़र करना। अब रेफ़र कहाँ कर सकते हैं आप, न्यूरो का केसेस कहाँ रेफ़र कर सकते हैं, CT स्कैन में कोई पैथोलॉजी आ जाए, वॉटेवर जो भी है, और आपको रेफ़र भी करना है। हमारे यहाँ पर हमेशा गलत रेफ़र होता है। हैदराबाद में अभी तक 2022 चल रहा है कि पेशेंट है आपका न्यूरो फिजिशियन का केस
और जा रहा है वो न्यूरोसर्जन के पास, और न्यूरोसर्जन भी उसको ट्रीटमेंट लिखे जा रहा है, या वो बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि ऑपरेशन होना है, वो चला गया फिजिशियन के पास और वो फिजिशियन अपना ट्रीटमेंट दिए जा रहा है, वो सही जगह पर रेफर नहीं कर रहा है। तो वो रेफरल आपके पास से जाना चाहिए। आप उसको देखेंगे कि वो न्यूरो फिजिशियन के पास जाएगा, न्यूरोसर्जन के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, या रिहेबिलिटेशन न्यूरो रिहेबिलिटेशन का डॉक्टर है उसके पास जाएगा। तो आप एक न्यूरो के पेशेंट को 4 न्यूरो के डॉक्टर्स के पास रेफर कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी सूरत में कहाँ करना है। ये डिस्कस करेंगे। न्यूरो इमेजिंग इज नॉट इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद ए क्लियर हिस्ट्री ऑफ माइग्रेन। आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें, क्लस्टर हेडेक में भी नहीं मिलेगा। नो रेड फ्लैग्स एंड अ नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको न्यूरो इमेजिंग की ज़रूरत है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जो पेशेंट आता है या साइकेट्रिक प्रॉब्लम का पेशेंट आता है, आपको न्यूरो इमेजिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात इसलिए करा लिया जाता है कि वो देखते हैं कि कोई पैथोलॉजी का इन्वॉल्व नहीं है उसमें। कंसिडर MRI फॉर सस्पेक्टेड ट्यूमर्स और इन्फेक्शंस। कंसिडर CT स्कैन फॉर ट्रॉमा एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। अब जो ट्रॉमा चोट लगी है या ब्लीडिंग है वो आपकी CT स्कैन में ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, और ट्यूमर या इन्फेक्शन वो आपका MRI में बेहतर नज़र आता है। तो जो आप उस वक्त सस्पेक्ट कर रहे हैं वो एक चीज़ लिखेंगे। अगर उसमें CT स्कैन करने वाला एडवाइस करता है MRI कराइए तो आप उसको करा लें। MRI करा लिया है, MRI का डॉक्टर लिखता है एडवाइस फॉर CT, फिर आप एक्सरे, PNS या कंप्यूटर टोमोग्राफिक स्कैन, CT स्कैन, PNS और साइनसाइटिस। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं आमतौर पर सर में दर्द है तो मैं बाज़ औक़ात PNS का ज़रूर कराता हूँ, CT स्कैन नहीं करता। ये महंगे टेस्ट होते हैं तो हमें मरीज़ को बचाना चाहिए। जब इंडिकेशन है PNS करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई एक टर्मिनेट बहुत छोटा हुआ होता है, एक तरफ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है या DNS होता है, तो फिर आप उसको उस लिहाज से ट्रीट करेंगे। जब हम ये IEL देखेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि पास औक़ात उस सूरत में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक हो जाता है। भाई आपने जो मसाज किया तो फार्माकोलॉजिकल नहीं है। फिर आपने अगर ये साइनसाइटिस का पेशेंट है अभी है और ठीक हो सकती है, आपने सिर्फ उसको स्टीम दे दी, कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टीम से आपकी ब्लॉकेज निकल जाएगी, पेशेंट का दर्द चला जाएगा। ESR इन टेम्पोरल आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दर्द बता रहा है ज़्यादा टेम्पोरल रीजन में, शदीद दर्द है, आर्टरी आपकी ठीक नहीं है, तो आपने ESR किया वो बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में 2 तबके रहते हैं। एक तबका जो है ये कुत्तों के लिए मुलाजिम नहीं करता है, टाइम पर खाना देना है, तो नहना धोना, घुमाने ले जाना, ये शुरू है। और बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे आ जाते हैं उनके पास खाने के लिए। ये हमारे यहाँ वेल्थ की गलत डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। आपको UK में, यूरोप के किसी और मुल्क में जहाँ फ्लाइंग मूव करते हैं ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम खुद ये नहीं करना चाहते थे तो इसलिए बहुत सारी गड़बड़ी होती रहती है। डॉक्टर्स आर वेक्टर्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। कि हमारी GPs जो मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ कि उससे फैमिलीज़ इतनी क्लोज हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात जो घर के फैसले भी वो डॉक्टर से करवा रही होती है। डॉक्टर एक घर का काउंसलर भी बन जाता है। इंग्लैंड में तो ये बाकायदा उसकी जिम्मेदारी में शामिल होता है काउंसलिंग करना
लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ पेशेंट की जब पूरी फैमिली की अटैचमेंट होती है तो वो घर के मसाइल में डॉक्टर डिस्कस करता है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, उसको नॉन फार्मा ट्रीटमेंट भी बताना होता है, दवा की बीमारी की प्रिवेंशन भी बतानी होती है और एहतियातें भी बतानी होती हैं। वो जब एहतियातें बताते हैं, कोई आपने एक जुमला ही बता दिया तो वो उस सोशल चेंज को लाने का एक बेहतरीन तरीका साबित होता है। और हमारे यहाँ बच्चे या घर के बड़े वो जितनी तवज्जो स्कूल टीचर या डॉक्टर को देते हैं, कोई और कहेगा तो उसकी बात को नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर के पास आए भाई तुम्हें ये सारी ज़िंदगी दिखाना, ये खाना है, इस तरह रहना है, इस तरह सोना है, वो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेगा। तो हमें सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना चाहिए, बस मरीज आया फीस की और एक दवा लिख के लगा दी, ऐसे नहीं होता। तो आपको अपने माशरे को बेहतर करना होता है। जब माशरा सारा बेहतर है, काश में आदमी में रहे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बड़ी सी गाड़ी, नज़दीक ट्रैवल करने के लिए छोटे छोटे वन में तोड़ते हुए भी देखें तो भाई ये तुम्हारी तालीम जो इखलाकियाती नहीं है, दूसरों को तकलीफ दे रहे हो तो किस काम की। लेकिन ये तब्दीली हमें लानी होती है। यह बेटा मक्की शाह का रोड है, उसके ऊपर आने जाने का रोड अलग है और बीच में को लाइन बनी हुई है, एक पहाड़ बड़ी सी, वो आदमी जा नहीं सकता। तो मैंने खुद एक दिन देखा कि एक मोटरसाइकिल पर कोई आ रहा था, एक दूसरा वन वे तोड़ता हुआ आ रहा था। तो जिसने वन वे तोड़ा था वो आने वाली मोटरसाइकिल से इतनी ज़ोर से टकराया कि वो एक शख्स टकराने के बाद उछला, पूरी बॉडी उसकी उल्टी खड़ी हुई हवा में और वो जाके ऐसे गिरा। ये सारा मंजर मैंने अपनी आँख से देखा। अब जब वो चोट लगी होगी वो उल्टा हो गया, बिल्कुल अपसाइड डाउन, यानी इतनी ज़ोर से उछला कि सर नीचे और टांगें ऊपर, और फिर वो पूरी ताकत से नीचे जाकर टकराया। अब उसकी हेड इंजरी क्या हुई होगी, और ये किस गलती से हुआ? सिर्फ वो रॉन्ग साइड आने की वजह से। वो तो अपनी लाइन में ठीक आ रहा है। तो ये केसेस बच सकते हैं कि अगर हम खुद रॉन्ग साइड नहीं जाए, अपने लोगों को, मरीज को भी बताएं कि देखो ये नहीं करो, इससे आपकी भी भलाई है। आपको दूसरा ही कोई टक्कर मार देगा, आपको इंजरी हो सकती है, आंखें ज़ाया हो सकती हैं, परमानेंट डैमेज हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए। अब देखें जब वो उल्टा गिरता है ना, अगर आपका सर्वाइकल स्पाइन डैमेज हो गया, बंदा जिंदा है लेकिन यहाँ से पूरी बॉडी डेड पड़ी, ऐसे केसेस मैंने देखे। तो उससे सकरे होते हैं पड़े, कुछ नहीं पता चलता पेशाब बनाने का, खाना खा लेते हैं क्योंकि मुँह तो चल रहा होता है, लेकिन ये कितना बड़ा डैमेज होता है। और ये RTA की वजह से होता है। गाइडलाइन कौन करता है? कोई भी नहीं करता। आप इतने साल हो गए डॉक्टर बने, क्या आपने किसी को कहा कि आप बंदे के अपोजिट नहीं जाइए, आपको नुकसान हो सकता है? हम नहीं कहते, लेकिन हमें कहना चाहिए, हमें बताना चाहिए। मैं अपने तौर पर एक DIG के पास गया तो मैंने कहा कि हमारे पास ये हेड इंजरी के बड़े ख़तरनाक केसेस आते हैं, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के उसको उठाना कैसे है, ये हम आपके पुलिस वालों को ट्रेन करना चाहते हैं। और दूसरा, आप हमें 2 अफसरान ऐसे दीजिए, हम आपको 2 डॉक्टर देते हैं कि उसके आप सेशन रखिए मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बैंक्स में, जहाँ भी लोग होते हैं, और सबको एक साथ लेक्चर दीजिए। अब आप जब बताएंगे, अभी तो बगैर बताए हुए हमें कुछ भी नहीं पता होगा, बगैर बताए हुए आपको फैमिली मेडिसिन का पूरा दायरा भी नहीं पता, लेकिन बताएंगे तो वो रुकेगा। हम कहते हैं कि मैं अपनी एनर्जी को ज़ाया करूँ मुफ्त में, मैं क्यों बताऊँ, जिसको होना हो जाएगा। तो वो जिसको होना हो जाएगा वो आप खुद भी हो सकते हैं, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचाव के लिए गाइडलाइन देनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे मिग्रेन की। कंसीडर मिग्रेन, इसके बाद हम बंद कर देंगे, टाइम ज़्यादा है। रिकरेंट सीवियर एंड डिसेबलिंग हेडेक।
अब आपने कहा कि उसको बहुत शदीद दर्द होता है, अचानक होता है और रोज़ाना होता रहता है। तो अब इसमें पहला जुमला क्या है कि रिकरेंट है, सीवियर और डिसेबलिंग है, एसोसिएटेड विद नॉजिया एंड सेंसिटिविटी टू लाइट एंड नॉर्मल एग्जामिनेशन। अच्छा, नॉजिया और सेंसिटिविटी है, कुछ में इतनी कम होती है कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बस वो कहता है एकदम दर्द हो गया। फिर उसके बाद जो सारी सेंसेशन आती है वो बयान नहीं कर पाता, हो रहा होता है लेकिन उसको नहीं पता चलता। तो वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि मुझे एक वक्त में अचानक दर्द होता है बहुत ज़्यादा और रोज़ाना होता है। यूनिलेटरल पल्सेटिंग बिल्ड्स अप ओवर मिनट्स टू आवर्स, कि चंद मिनट में बहुत सीवियर हो गया या बाज़ औक़ात 1 घंटे 2 घंटे में सीवियर हो गया। यूनिलेटरल, अब वो ये नहीं कहेगा कि हमेशा मुझे यही होता है, वो ये भी कह सकता है कि कभी यहाँ हो जाता है कभी यहाँ हो जाता है। हैदराबाद की खातून है, बड़ी रिनाउंड जान पहचान रखती है, वो इंग्लैंड में थी तो उनको मिग्रेन होता है। जिस फैमिली में फिजिशियन से वो इलाज कराती थी, मैं उनको भी जानता हूँ, उसका मिग्रेन ठीक नहीं हुआ। 2-3 साल उसने ट्रीटमेंट किया, पाकिस्तान आ गई, फिर उसने ट्रीटमेंट मुख्तलिफ लोगों से कराया। एज उस वक्त उसकी होगी 50 से ज़्यादा। तो उसका हेडेक नहीं गया। उसने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा, वो फिर मुझे तलाश करती हुई आई। उसने तो ये नहीं पता था कि मैं क्या इलाज करता हूँ, लेकिन उसने इलाज लेबर में जाके पूछा कि मिग्रेन का बैठे अच्छा इलाज कौन सा डॉक्टर है। वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने मेरा नाम बताया और कहा कि फला जाके ढूंढे आपको ढूंढे। वो तलाश करते गए। सिर्फ 20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद उनकी हालत ये थी, उन्होंने कहा कि मैं दिन के टाइम में बाहर नहीं निकल सकती, कभी रेशम के लिए जाना पड़ जाए तो वहीं मेरी हालत बुरी हो जाती है। 20 दिन बाद वो लड़कियों का एक टूर लेके गई कराची, बस गर्मियों के दिन। अगले दिन आके मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब पहली मरतबा ज़िंदगी में ये हुआ है कि मैं बच्चियों को घुमा के लाई हूँ वहाँ से। वो किसी बहुत बड़े कॉलेज को हेड करती है, ऑनर है। तो कहती है कि मुझे हैरत हुई कि पहली मरतबा मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, हालांकि धूप भी है, गर्मी भी है, रोशनी भी है, उसके बावजूद भी ठीक हुई। मैंने उनका ट्रीटमेंट सिर्फ 6 हफ्ते किया। उसके बाद वो काफ़ी सालों तक कभी कभी फॉलोअप पे आती रही, सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे दर्द नहीं होता। अब वो दर्द ट्रीट कैसे करें? मिग्रेन का आपने भी तो यही सुना होगा कि ये हो गया सारी ज़िंदगी होता रहेगा। हैदराबाद के पहले न्यूरो फिजिशियन थे डॉक्टर सैयद इरफान अली साहब, FCPS किया हुआ था न्यूरो, उनको मिग्रेन था, होता रहता था। अब वो तो जब मेरी मुलाकात हुई 58 सालों में रोगी हुई, लेकिन वो बता रहे थे कि भाई मैंने रमज़ान में जो है फला चीज़ खा ली थी और सारा दिन में घर से नहीं निकल सका, क्लिनिक पर नहीं आ सका। अफ्तारी के बाद दवाई नहीं है जब मेरा दर्द से लिहाजा नहीं हो रहा, खुद था, लेकिन देर वॉज नो ट्रीटमेंट। स्टिल देर आर सो मेनी मेडिसिन, क्यों कहते हैं आप ये दें ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसमें वो ठीक नहीं होती। फिर वो ठीक कैसे होता है? सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी के तरीके से नहीं होती, उसमें नॉन फार्मा तरीके का होती है। फिर उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आप मरीज़ को गाइडलाइन दे देते हैं कि आप ये सब करते रहें, आप ठीक हो जाएंगे। वो मैं आपको बताऊँगा। प्रेजेंस, अच्छा, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि इसमें आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी। इंटरफेयर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग, न्यूरोलॉजिस्ट साहब को बताया कि सारा दिन वो नहीं निकल सकते। और फर्ज करो कि अगर मुझे हो जाता है, आपको हो जाता है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आप ड्यूटी करेंगे। आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया ना उसने, आपके काम को डिस्टर्ब किया।
विजुअल ऑरा। अब ऑरा को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मरीज जो बता रहा है तो एक पेंटर उसको पेंट कर देता है, वो पिक्चर बनाता है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें हाफ सर्कल जिसमें फ्लैश लाइट की तरह से स्पाइक्स नज़र आते हैं, आसमानी बिजली होती है, एक ही लाइन में आई, दो लाइन में आई, इसमें ऐसी बहुत सारी लाइन नज़र आएगी। पूरा सर्कल भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। अब नीचे की पिक्चर देखें कि उसको सामने इतनी ज़्यादा रोशनी नज़र आएगी कि एक्चुअल चीज़ छुप जाएगी। तो ये विजुअल ऑरा है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि सबको ही हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में होता है। अब आप माइग्रेन के साथ बाहर जा रहे हैं, आपको तेज़ धूप और गर्मी में 10 बजे 11 बजे तकलीफ शुरू हो गई, कहाँ लेटेंगे आप? क्या करेंगे? आंखें बंद होंगी, दूसरे लोग उठा के साइड में करेंगे, आप पता ही नहीं चलेगा किसी को क्या हो रहा है। और अब वो ये सब और मतलब शुरू हो गए। माइग्रेन ट्रिगर्स बहुत सारी चीज़ें, अल्कोहल स्मेल, बाहर चीज़ों की स्मेल से मिल रहा है। फूड का 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हम हिस्ट्री लेके देखते हैं साइंटिफिक रीज़न नहीं नज़र आता, हिस्ट्री में नज़र आता है। हिस्ट्री में बताएं, साइंटिफिक रीज़न शायद इसलिए नहीं आता कि अभी रिसर्च की ज़रूरत है, पता नहीं चला कि क्यों होता है। मेडिकेशन, स्ट्रेस हेडेक तो होता है, लेकिन माइग्रेन में उसको ट्रिगर करता है। स्किप्ड मील, भाई मैं बस रोज़ाना खाता हूँ, आज भूखा हूँ, फिर भूख लगने से भी आपको दर्द होगा। अगर आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो हो सकता है। साउंड ये तो यकीन तकलीफ करती है। लाइट, लैक ऑफ स्लीप, कैफीन। अब चाय पीते हैं, भाई सर में दर्द है चाय देते हैं। माइग्रेन का होगा पेशेंट, आप कॉफ़ी देंगे उसका दर्द बढ़ जाएगा। वेदर, ज़्यादातर लोगों को तेज़ सूरज की रोशनी में होता है। हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री उसमें होता है। अब ये नॉट प्रूवन जो है ना, मैंने लिखा है कि जब हम साइंटिफिक रीज़न देखते हैं तो नज़र नहीं आता, लेकिन हम 100 पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, आपको 80 पेशेंट बताएंगे कि हम फला चीज़ खाने से होता है, तो फिर भी अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल, एवोकेडो, बनाना, बटर मिल्क, कैफीन, चीज़, चॉकलेट, सिट्रस फूड, डेट्स, खजूरों से पिया जाता है बाज़ों का, फर्मेंटेड फूड, फिग्स, आई डोंट नो व्हाट्स दैट, नट्स, ऑनियन, पी पॉड्स, पाइनएप्पल, plums, processed fish or meat, raspberries, saccharine, sour ice cream, soy products, vinegar, yogurt। अब जिस चीज़ से हो रहा है मरीज को बताना है, भाई आप इस्तेमाल ना करें। अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब उसको बहुत सी चीज़ें बतानी होती हैं कि आप कैसे बचेंगे, दर्द हो रहा होगा तो कहाँ जाएंगे, कौन सी दवा हैंडी घर में रखनी चाहिए। रीएश्योरेंस एड्रेसिंग कंसर्न्स, कंट्रोल ऑफ ट्रिगर्स, ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट अटैक। अब एक्यूट अटैक है तो उसमें तो आपको दवा लेनी होती है, आप इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, टेबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अटैक, प्रिवेंशन आप कैसे करें, उसकी वो तमाम एक तदाबीर बता के जिससे उसको अटैक होता है। भाई तेज़ धूप में आप उसमें नहीं जाइए, इंतज़ार कीजिए, शाम के वक्त जाइए, सुबह के वक्त जाइए। खाना है, नॉइस जगहों पर नहीं जाइए इस तरह। तो ये आप बताने से उसको प्रिवेंट करेंगे, इसकी कोई ख़ास दवा नहीं होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड रिलैक्सेशन थेरेपी। CBT क्या है, ये कभी टाइम मिला तो आपको बताऊंगा। साइकोथेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो करते हैं, लेकिन आप 2-3 दिन का कोर्स करके नेट पे भी कर सकते हैं या खुद भी सीख सकते हैं। सेफ्टी नेटिंग फॉर चेंज इन नेचर ऑफ अटैक।
मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अटैक। अब यहाँ दवाएँ दे रहे हैं। एडवाइस टू रेस्ट इन क्वाइट डार्क प्लेस एंड स्लीप इफ पॉसिबल। यूज ट्रीटमेंट लैडर। स्टेप अप इफ 3 फेलियर्स इन एनी 1 स्टेप। के हर स्टेप को आप पहले देखते जाइए, फिर आगे बढ़ते जाइए। ओरल एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक। पहले तो आपने फ़ौरन ये दे दी, पैराडोल दे दी, डाइक्लोफेनिक दे दी, स्टामेटिल दे दी। रेक्टल एनाल्जेसिक प्लस एंटीबायोटिक। रेक्टल एनाल्जेसिक जब देते हैं कि उसको इतना शदीद दर्द है कि वो दवा लेने के काबिल नहीं है। स्पेसिफिक एंटी मिग्रेनिक ड्रग्स, ये आजकल एक लिस्ट है, बड़ी गंभीर देखेंगे आगे। ये तीनों नहीं होते फिर कॉम्बिनेशन, आप एनाल्जेसिक भी दीजिए, रेक्टल भी दीजिए, स्पेसिफिक दवाइयाँ भी दीजिए। स्टेप 1 ओरल एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, पैरास्टामोल, एनएसएड, प्रोक्लोरोपेजिन, डोमपेरिडोन, मेटक्लोप्रामाइड। ये तो स्टेप 1 हो गया। यकीनन पेशेंट को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। रेक्टल एनाल्जेसिक प्लस एंटीबायोटिक, इसमें डिक्लोफेनिक दे दिया। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ड्रग्स ट्रिप्टेंस हैं, एर्गोटामाइन। कॉम्बिनेशन ट्रिप्टेन प्लस एनाल्जेसिक प्लस एंटीबायोटिक। दवाएं किस नाम से मिलती हैं? पैराडोल एक्स्ट्रा है, वोल्टार, ज़ोमिग है, टिबे की दवा है, और सेफरगॉड, ब्रोफीन, मिथर्जीन आप देते होंगे, तो ये दे सकते हैं फर्स्ट लाइन की। फ्लिप साइड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेडेक। मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, ये हमने भी कुछ दवाओं को जिक्र किया था कि उसमें होती है। डिस्कस द रिस्क ऑफ मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक। बाज़ लोग इसलिए ज़्यादा खा लेते हैं कि उनको तकलीफ हो ही नहीं। काफ़ी पहले की बात है, मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो मुझे ब्रोंकियल एस्थमा होता था, जब मैं जानता नहीं था कि एस्थमा क्या होता है। तो मुझे मेरा जो डॉक्टर है वो ब्रिकमेंट दिया करता था, मुझे उसका साइड इफेक्ट भी नहीं पता था। एक दिन मैं कराची गया तो मेरे साथ एक दोस्त और भी था। मैंने मेडिकल स्टोर से 2 ब्रिकमेंट ली। मैं कहा मुझे फील हो रहा है कि मुझे शायद अब अटैक होगा। मैंने कहा 2 ले लेता हूँ ताकि हो ही नहीं। वो 2 दवाएँ ले गए और मैं बस में बैठ गया। थोड़ी देर बाद जो मेरी हालत बुरी हुई, अब आपको पता है कि पेल्पिटेशन और स्वेटिंग और लेथार्जी, मैं तो रह गया वहीं पर। हमें मेरी तबीयत खराब हुई, पता नहीं क्या होता। मरीज को नहीं पता होता कि ओवरडोज नुकसान करेगी, आपको उसको रोकना होगा। डिस्कस द रिस्क ऑफ मेडिकेशन ओवरडोज। दोज विथ फ्रीक्वेंट हेडेक्स आर मोस्ट एट रिस्क। फ्रीक्वेंट हेडेक वाले जो ना, वो तो जेब में भी दवा रखते हैं कि उनको लगा दर्द होने वाला है, दवा ले, हर वक्त दवा ले, वो ज़्यादा रिस्क होता है। दोज यूजिंग ओपियाइड्स और ट्रिप्टेंस आर मोस्ट एट रिस्क। ओपियाइड वो एक नशा है, हेरोइन वाला नशा, अफीम और ओपियम, तो इसको हम एकदम बंद भी नहीं कर सकते और ओवरडोज हम तो नहीं करते, लेकिन पेशेंट करता है। ट्रिप्टेंस आर a family of tryptamine. These drugs used as abortive medication in the treatment of migraine and cluster headache. इसको हम दोनों में देंगे। This drug was first commonly introduced in 1990s. While effective at treating individual headache, they do not provide preventive treatment and are not considered as cure. तो ये प्रिवेंशन के लिए नहीं है। हेडेक हुआ, आपने दिए, उसको कुछ आराम मिलेगा, प्रिवेंशन इससे मिलेगा। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक इज मोर देन 4 पर। 1 महीने में 4 दफा उसको अटैक आ जाता है। प्रिवेंशन विल डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक बाय 50%। आपने उसको दवा भी दी, प्रिवेंशन भी बताया,
तो एक माह में 4 हो रहे थे, एक माह में 2 हो रहे थे। ट्राई अ ड्रग फॉर 2 months बिफोर डीमिंग इट इनइफेक्टिव। कि आप एक दवा हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में नहीं चेंज करेंगे। दर्द ठीक नहीं हो रहा तब भी आप 2 माह तक उसको रखिए, 2 माह के बाद फिर आप चेंज कीजिए। इफ ड्रग इज इफेक्टिव कंटिन्यू फॉर 4 to 6 months, 6 माह के बाद फिर बंद करेंगे या टेपर डाउन करेंगे। डिक्रीज स्लोली बिफोर स्टॉपिंग, तो वो भी 6 माह के बाद। प्रिवेंशन, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो मैं अपने मरीजों को पिछले तकरीबन 8-10 साल से दे रहा हूँ और उनको फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ फिर मैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी एडवाइस करता हूँ। तो जो लोग वो ले सकते हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। उसके लिए हर रोज़ बनाना होता है मरीज को 10-10 दिन 3 मतलब 10 दिन आ गया, फिर 1 हफ्ते ऑफ किया, फिर 10 दिन आ गया, फिर 1 हफ्ते ऑफ किया, फिर 10 दिन आ गया, ख़त्म। 10-10 साल तक मैंने मिग्रेन ख़त्म होते हुए देखा है कि भाई नहीं होगा, ठीक है, कोई दवा नहीं है, ठीक हो गया। फिर कुछ लोग तो फॉलो किसी और चीज़ के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो बताते हैं वाला नहीं होता। Sibyllin tablet is a medicine that contains fluorescein as an active ingredient. It is used to prevent migraine. ये मैंने देखी है कि ये प्रिवेंट कर देती है। लोग ट्रीटमेंट में भी देते हैं उसको, लेकिन मैंने इससे प्रिवेंट होते हुए देखा। Sibyllin 5 milligram or 10 milligram tablet help improve the flow of blood in your brain and prevents abnormal activity of muscles that trigger migraines. मिग्रेन में होता है क्या कि जो ब्लड फ्लो है वो या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ब्लड फ्लो कम है उसमें भी मिग्रेन होता है। तो ये ब्लड फ्लो को ब्रेन में ठीक रखती है। तो जब ब्लड फ्लो सही मिल रहा है, आल्टर नहीं हो रहा, कम भी नहीं हो रहा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा, तो मरीज़ को दर्द नहीं होगा। अच्छा 10 mg दे सकते हैं, मैं देता हूँ 5 mg 4 माह के लिए कि भाई आप कोई भी और दवा ना लेना, पैरासिटामोल लेना, डिक्लोफेनिक लें, वोल्ट्रा, कैफ्लाम, आपसे मैं एक गोली 5 mg वाली ये रोज़ाना ले लिया करें 4। तो उसके बाद मैंने देखा है कि फिर वो कई साल तक प्रिवेंशन रहती है, बड़ी अच्छी दवा है। कंसिडर द बेसिक्स, बी कंसिस्टेंट, ईट एट अबाउट द सेम टाइम एवरी डे, डोंट स्किप मील्स, फास्टिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ मिग्रेन। अब डॉक्टर साहब ने रोज़ा रख लिया, कुछ नहीं खाया देर तक, उससे भी दर्द बढ़ा। कीप अ फूड जर्नल कि कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही, कौन सी ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ द फूड यू ईट व्हेन यू एक्सपीरियंस मिग्रेन, कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल फूड ट्रिगर्स। वो रिकॉर्ड रखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इतनी भी पता जब भी खाया मुझे दर्द, एक दफ़ा में नहीं पता चलता। फिर उसको रोकना, अवॉइड फूड्स दैट ट्रिगर मिग्रेन। ये जो तीसरा वाला पॉइंट है फूड से रिलेटेड, साइंटिफिकली वो कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं, लेकिन हर बुक में लिखते ज़रूर है कि फूड ट्रिगर करता है। तो वो फूड अगर उसने छोड़े और फिर दूसरी थेरेपीज भी की हैं तो वो बचाया जा सकता है। प्रिवेंशन अब देखें, इंडिराल, कैलेरी, एपीवाल सीआर, ट्रिप्टोनॉल। इंडिराल सीबीएस की दवा है, एपीवाल सीआर एपिलेप्सी की दवा है, ट्रिप्टोनॉल ये आपकी साइकेट्री की दवा है, लेकिन ये भी प्रिवेंशन में देते हैं। तो इसमें मैं जो चीज़ देता हूँ प्रिवेंशन के लिए ऐड करके, कभी कभी वो एपीवाल या गाबा पेंटिंग, तो मैंने गाबा पेंटिंग के बड़े अच्छे रिजल्ट देखे। अब ये आपको बताया कि ये मोड स्टेबलाइजर भी है। स्टेबलाइजर उसे कहते हैं कि अगर ऊपर जा रहा है करंट तो नॉर्मल कर दिया, करंट अगर नीचे हो गया तो भी नॉर्मल कर दिया। फ्रिज के साथ हम लगाते हैं स्टेबलाइजर, वो दोनों सूरतों में काम करता है। पावर बढ़ गया तो भी, कम हो गया तब भी फ्रिज को वो 220 वोल्ट ही देगा। तो ये जो एपीवाल सीआर कंटेंट रिलीज
कंस्टेंट रिलीज, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करेगी, या गाबापेंटिन, तो वो मूड स्टेबलाइजिंग करती है। स्टेबलाइजिंग वो उसको फिर मिग्रेन होने से रोक लेता है। मिग्रेन प्रोफाइलेक्सिस कि भाई अब वो 6 माह बाद ठीक हो गया, अब आपने या तो प्रोपेनोल दे दी 80 से 240 मिलीग्राम पर डे का भी दे सकते हैं, या एमिट्रिप्टिलिन आपने दे दी 25 से 150 तक दे सकते हैं। तो ये फिर कुछ अर्से आगे के 4 महीने 6 महीने दे दें, इंशाल्लाह उसके बाद उसको ज़िंदगी में नहीं होगा। दूसरी जो चीज़ें दे सकते हैं टोपारामाइड, एपीवाल या मेथिसेरिडाइड। मिग्रेन प्रेगनेंसी आपके पास आएंगे केसेस, पैरास्टामोल 1000 mg फॉर प्रेग्नेंट पेशेंट विद एक्यूट मिग्रेन। इफ दिस इज इनसफिशिएंट, एस्प्रिन 300 mg और इबुप्रोफेन 400 mg कैन बी यूज्ड इन फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर। यहाँ हम इसको आज ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर आगे देखते हैं। जी मैडम।